नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज। आज की सबसे बड़ी खबर पता है क्या है? बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली ने संसद में एक प्राइवेट बिल पेश किया है, जिसको कि स्वीकार भी कर लिया गया है, और वो है ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। लेकिन सोचिए, एक ब्राह्मण सांसद रवि किशन वो प्राइवेट बिल पेश करता है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। सारी गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, जिसको हम लोग ब्राह्मणवादी, जातिवादी, मनुवादी मीडिया कहते हैं, पूरे देश को बता रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल आया है, जनसंख्या नियंत्रण बिल आया है। भैया, किसका जनसंख्या नियंत्रण करना है? एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का। सोचिए, इस देश में जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, हमारी दादी लोग कहा करती थी कि जन न त धन। हम लोग के पास जमीनें नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, हमारे यहाँ चिकित्सा नहीं था, हेल्थ नहीं था। हम लोग जैसे तैसे पले बढ़े। उस समय 2, 3, 4 बच्चे होते थे, लोग पलते बढ़ते थे, बाकी मर जाते थे। मरने का रेट बहुत ज्यादा था। लेकिन सोचिए, ये जो प्राइवेट बिल लेके आया है रवि किशन, इसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और लास्ट वाला बेटा। इसका मतलब है कि ये जन के लिए नहीं, ये सिर्फ बेटा के लिए चांस पर चांस ले रहे थे। और ये प्राइवेट बिल लेके आए हैं और लोग इसका महिमा मंडप कर रहे हैं। सोचिए, 370 पर जैसे एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को भड़काया गया, अब ये कह रहे हैं कि हम सिविल कोड ला रहे हैं, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब है कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी और महिलाओं के हक अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं अलग से, वो खत्म हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब मुसलमानों के खिलाफ है? वो दरअसल बहुजनों के खिलाफ है। जैसे सीएनआरसी में असम में सबसे ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग चपेटे में आ गए। अब बात ईवीएम पर। ईवीएम को लेकर मैं आपको वीडियो सुनाता हूं, जिसमें साफ है कि अब ईवीएम की गूंज संसद तक पहुंचने लगी है। कोलेजियम सिस्टम की आग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। और जिन लोगों को लगता है कि फेसबुक, ट्विटर पर लिखने से क्या होता है, उनके लिए बड़ी बात है कि ये समझिए कि फेसबुक पर लिखने से ही सारा काम होता है और सरकार को समझना पड़ता है। यही बहुत जरूरी है। ये सुनिए। थैंक यू मिस्टर चेयरपर्सन सर। आई राइज to move for leave to introduce a bill further to amend the Representation of People's Act 1951 regarding replacement of EVMs with ballots. घटना की विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। With your kind permission, sir, I also introduce the bill. तो सोचिए, संसद में ईवीएम के खिलाफ प्राइवेट बिल आया है, लेकिन कोई टीवी अखबार इसको नहीं बता रहा है। नेशनल दस्तक लगातार इस खबर को बता रहा है। वहीं कोलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए, आरटीआई का कानून संसद से बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने आरटीआई लगाया कि आप बताइए हमें कि कोलेजियम सिस्टम में बातचीत क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। आज एक और खुलासा हुआ है। तमाम दिलीप मंडल और लक्ष्मण यादव लोगों ने ट्वीट किया है कि इस देश में कोलेजियम सिस्टम तब आया जब ओबीसी रिजर्वेशन लागू हो रहा था। मंडल कमीशन लागू हुआ, बीपी सिंह ने मंडल कमीशन दिया, और 1992 में और 1993 में 9 जजों की बेंच, जिसको संवैधानिक पीठ कहते हैं, उसने जब परमिशन दे दिया कि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो, उसके बाद कोलेजियम सिस्टम ले आया गया, क्योंकि उनको शक था कि कहीं ऐसा न हो जाए कि काफी संख्या में किसान, जाट, पटेल, गुर्जर, मराठा, एससी, एसटी, ओबीसी, यादव, कुर्मी, कोयरी, ये देश के जुडिशियरी में आ जाएं और वो अपने समाज के हितों में फैसले लेने लगे और न्याय होने लगे। ठीक उसी तरह से जब मान्यवर कांसी राम साहब ने आंदोलन चलाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उसके बाद इस देश में जो लोग रिजर्व सीट पर पहले अपने एससी, एसटी के बदले नौकरों को जिताते थे, पहले रिजर्व सीट था, बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया एससी, एसटी को, सीटें रिजर्व हुई। शुरुआत में तमाम सवर्ण पार्टियां जो है वो अपने नौकरों को जिताती थी। उसके बाद मान्यवर कांसीराम साहब आए,
उन्होंने आंदोलन चलाया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी बीएसपी बनी, एससी एसटी के लोग राजनीति में आने लगे, तब भी ओबीसी का कोई नाम लेवा नहीं था। लेकिन माननीय कांसी राम साहब ने आंदोलन चलाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उसकी हिस्सेदारी। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर हो, रामस्वरूप वर्मा हो, जगदेव बाबू हो, उसके बाद ऐसे तमाम लोगों की राजनीतिक कद बढ़ा, इतना कर बढ़ा कि आज के समय में बगैर ओबीसी का किसी राजनीतिक दल का कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन सोचिए, आज भी ओबीसी के हक अधिकार कोर्ट कचहरी, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से छीने जा रहे हैं। लेकिन इस देश की विडंबना देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि बहुजन समाज में एससी एसटी के लोग, एससी शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे ज्यादा जगह हैं, सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब के लोग लड़ रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग लड़ रहे हैं। ओबीसी के लोग आज भी धार्मिक कर्मकांड में फंसे हुए हैं और अपने संवैधानिक अधिकार को भूलते जा रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम आएगा, रिजर्वेशन लागू होगा, ओबीसी के लोग किसान, पटेल, जाट, मराठा ये सब जज बनेंगे। आज एक ही जाति, एक ही के विशेष के लोग जज बने हुए हैं। भले जाट, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, यादव सब हिंदू हो, लेकिन वो तब तक हिंदू नहीं है जब तक वोट न देना हो, सांप्रदायिक दंगे में शामिल न होना हो। जैसे ही वो अपने अधिकार खोजता है, उसको उसकी जाति याद दिलाई जाती है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है कि संसद में बिल पेश हुआ है और बिल का नाम है ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। सोचिए, अभी 2 दिन पहले 6 और 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में इसी को लेकर बहुजनों के आंदोलन हुआ था। मैं लगातार कोशिश करूंगा कि तमाम इस बार एमएलए एमपी से इस पर राय लूं, दानिश अली का इंटरव्यू भी करने की कोशिश करूंगा। तो बहुजन समाज के लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं और बीएसपी का लोग धन्यवाद दे रहे हैं। और जिस तरह की हिम्मत दिखाई है इस बार, दानिश अली साहब ईवीएम के खिलाफ संसद में बोले हैं, वो एक ऐतिहासिक कदम है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस खबर को घर घर तक पहुंचाइए। और आप लोगों से एक निजी गुजारिश है, एक शेड्यूल कास्ट का युवा है मोहित, वो वाल्मीकि समाज से आते हैं, शानदार एथलीट है हरियाणा के। हमने नेशनल दस्तक पर वीडियो भी लगाया है, लेकिन किसी वजह से उसकी रीच कम कर दी गई है। हम फिर उनसे बात करेंगे। हम लोगों ने एक नेशनल दस्तक फाउंडेशन, दस्तक मीडिया फाउंडेशन शुरू किया है। दस्तक मीडिया फाउंडेशन के जरिए हम युवाओं को, पत्रकारों को इंटर्नशिप देंगे। अभी कठिनाई होती है, दफ्तर बड़ा करेंगे, इंटर्नशिप देंगे, लोगों को पत्रकार बनाने की ट्रेनिंग देंगे। पहले ही हम लोगों ने दुनिया भर में छात्रों को भेजा है। तमाम जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, गरीब है, लाचार, उनकी मदद करते हैं। तो इस फाउंडेशन को आप लोग मदद कीजिए। हम लोगों ने बाकायदा लीगल तरीके से फाउंडेशन बनाया। उस फाउंडेशन में जो भी आप आर्थिक मदद करेंगे वो नीडी तक पहुंचाया जाएगा और उसको बाकायदा आपको जानकारी दी जाएगी। तो दस्तक मीडिया फाउंडेशन को आप मजबूत कीजिए। जो भी उसमें उसका अकाउंट अलग से है, उसमें हम लोग 2 लोग डायरेक्टर हैं और जो भी चंदा आएगा उसको पूरी तरह से आपको बताया जाएगा। और हम लोग की कोशिश होगी कि बहुजन समाज को पत्रकार बनाया जाए। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, दस्तक मीडिया फाउंडेशन पर डोनेट कर सकते हैं, ताकि हम लोग बहुजन समाज में सिस्टम लें, बड़े पत्रकार पैदा करें। हम आपको एक बार फिर बता दें, नेशनल दस्तक के कर्मचारी को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं होगा, खाने के लिए पैसा नहीं मांग रहे हैं हम आपको, न चैनल चलाने के लिए पैसा मांग रहे हैं हम। पैसा इसलिए दस्तक मीडिया फाउंडेशन का काम होगा कि जो तमाम बहुजन समाज के युवा हैं वो ट्रेनिंग ले और वो पत्रकार बने। हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं, उनको कैसे सिस्टम खरीद के दे सकते हैं, कैसे माइक दे सकते हैं, कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, कैसे ऑफिस में मदद कर सकते हैं, कैसे कोई खिलाड़ी है, कोई छात्र है। ऐसे हमने दर्जनों वीडियो लगाए हैं और आप सब लोगों ने उनको डायरेक्ट खाते में मदद किया है। लेकिन लीगल इसके सर्कमस्टांसेज है, इसलिए हम लोगों ने दस्तक मीडिया फाउंडेशन शुरू किया है, जिसका अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप मदद कर सकते हैं। फिलहाल तो आप लोगों ने जो न्याय अधिकार रैली की मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मोहित हैं, उनकी मदद कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को सामाजिक रूप से एकजुट होना पड़ेगा। हम लोग 1-1 रुपए की मदद भी 1 करोड़ में तब्दील कर सकते हैं और बहुजन समाज का मीडिया हम लोग खड़ा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप लोग जरूर जाइए मीडिया फाउंडेशन के अकाउंट पर, नेशनल दस्तक के यूट्यूब चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप लोगों की मदद भी कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। आज की सबसे बड़ी खबर है किस तरह से संसद में आपने देखा कि ईवीएम को लेकर प्राइवेट बिल आया है। कल हम उस पर फिर बात करेंगे। शुक्रिया।